नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द नॉवेल एक्सप्लोरर की इस दुनिया में। यहाँ मिलेंगी आपको मज़ेदार कहानियाँ जो दिल को छू जाए और दिमाग को घुमाए। इसलिए जल्दी जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। डिस्क्लेमर: ये वीडियो सिर्फ मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है। इसमें बताए गए सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक है। इन्हें असली व्यक्ति, जगह या घटना से ना जोड़ें। कृपया इन्हें सिर्फ कहानी के रूप में ही एंजॉय करें। चलते हैं कहानियों की दुनिया में। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले भाइयों सबसे आग्रह है कि वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन को लेफ्ट स्वाइप करने के बाद हाइप वीडियो नाम का फीचर आप सभी को दिख रहा होगा, तो जल्दी से वीडियो को हाइप पॉइंट्स देकर हमारा सहयोग करें ताकि हम आपके लिए और नई कहानियां ला सकें। अर्जुन दास ने बोलना समाप्त किया और वहां से चला गया। कार्यालय में केवल कुछ लोग ही रह गए, एक दूसरे को देखते हुए। विशेष रूप से जब लोकेश लोकुप हेगड़े उस कागज को पकड़े हुए थे जो अर्जुन दास ने उन्हें दिया था, वे वहां असमंजस में खड़े थे। निदेशक, इस मामले को देखें, क्या हमें उच्च अधिकारियों को सूचित करना चाहिए? ये पास में खड़े एक व्यक्ति ने लोकेश हेगड़े से कहा। लोकेश हेगड़े ने दांत पीसते हुए कहा, यह आदमी तो बस पागल है, इस पर ध्यान मत दो। ये कहकर उन्होंने अपने हाथ में कागज को गोल करके पास के कूड़ेदान में फेंक दिया और फिर अपने कार्यालय में लौट गए। जैसे ही लोकेश लोकुप हेगड़े गए, कार्यालय में तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं। लेकिन ज्यादातर चर्चाएं अर्जुन दास के 1000 अरब के निवेश को मजाक के रूप में ले रही थीं। एक गरीब जिले में 1000 अरब का निवेश कैसे हो सकता है? अर्जुन दास का 1000 अरब का निवेश भी सरकार में एक मजाक बनकर रह गया। अर्जुन दास निराश होकर लातूर निवेश बोर्ड से निकले। उन्हें वह कहावत याद आई, गरीब लोग जरूर कुछ घृणित होंगे। लातूर जिला इतनी धीमी गति से विकास क्यों करता है? ये केवल भौगोलिक स्थिति का मामला नहीं है। उसके बाद अर्जुन दास और जगदीश जग्गू ठाकुर जिले में एकमात्र कार 4S दुकान पर गए और एक छोटा पिकअप खरीदा। खरीदारी गाइड हैरान रह गया। उन्होंने पूरी राशि का भुगतान किया और एक अस्थायी लाइसेंस प्लेट लेकर जग्गू के साथ चले गए। फिर से जग्गू को साथ लेकर उन्होंने जिले में खूब खरीदारी की। पिकअप ट्रक का पिछला डिब्बा पूरी तरह भर गया। जग्गू इस समय हैरान था। उसने कसम खाई कि उसने बचपन से कभी इतनी सारी चीजें नहीं खरीदी थीं। अर्जुन दास ने गाड़ी चलाकर गोविंद पाटिल के घर वापस लौटे। गोविंद पाटिल ने अर्जुन दास की नई गाड़ी और डिब्बे में भरी चीजों को देखकर कहा, तुम और जग्गू ने पूरे जिले को लूट लिया है ना? लगभग। अर्जुन दास गाड़ी से उतरे और जग्गू से बोले, इस गाड़ी से कुछ सामान उतार दो और बाकी अपने घर ले जाओ। हुआन भाई, मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती। जग्गू ने जल्दी से कहा, क्या मैंने तुम्हें वापस आते समय गाड़ी चलाना नहीं सिखाया? खुद देख लो। अर्जुन दास ने बिना पीछे देखे कहा, क्या ये ठीक है? अगर यह खराब हो गई तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। जग्गू ने पीछे से चिल्लाकर कहा, वह गाड़ी तुम्हारे लिए खरीदी गई थी, तुम चाहो तो उसे टक्कर मार दो। जग्गू। अर्जुन दास ने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि लातूर निवेश बोर्ड का तथाकथित निदेशक लोकेश लोकुप हेगड़े निश्चित रूप से उनका फ़ोन नंबर ऊपर नहीं भेजेंगे। इसलिए सोचने के बाद उन्होंने अपना फ़ोन निकाला और एक नंबर डायल किया। थोड़ी देर बाद फ़ोन से प्रिया खन्ना की आवाज़ आई, बॉस, आपने आखिरकार मुझे फ़ोन करने का सोचा। क्या आपको डर नहीं कि मैं आपके पैसे लेकर भाग जाऊंगी? कोई बात नहीं, तुम्हारा बॉस बहुत पैसों वाला है। अर्जुन दास ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है बॉस, बताइए क्या बात है? आप तो बिना मतलब के 3 खजानों के हॉल में नहीं जाते। बिना किसी काम के आप मुझे फ़ोन नहीं करेंगे। ये सुनने में आया कि प्रिया खन्ना को अर्जुन दास से कुछ शिकायत थी। ऐसा कैसे? क्या मैं ऐसा इंसान हूँ? क्या मैं तुम्हारा समय बर्बाद करने से डरता हूँ? ठीक है बॉस, जल्दी बताइए। ज़्यादा बोले तो मैं फ़ोन काट दूंगी। नहीं, मैं बता रहा हूँ। इसके बाद अर्जुन दास ने प्रिया खन्ना को लातूर जिले में अपने निवेश के बारे में बताया। अर्जुन दास के विचार सुनने के बाद प्रिया खन्ना ने गंभीरता से पूछा, बॉस, क्या आपने फैसला कर लिया है? हाँ, अर्जुन दास ने कहा। ठीक है बॉस, 3 दिन में लातूर जिले में मिलते हैं। प्रिया खन्ना ने ये कहकर फ़ोन काट दिया। दरअसल फ़ोन उठाने से पहले प्रिया खन्ना एक मीटिंग कर रही थीं। जब उन्हें अर्जुन दास का फ़ोन आया तो उन्होंने मीटिंग रोक दी। प्रिया खन्ना पहले अर्जुन दास के लिए एक कंसोर्टियम बनाने की योजना बना रही थी, लेकिन जब उन्होंने वास्तव में इसे संभाला तो उन्हें एहसास हुआ कि यह कोई कंसोर्टियम बनाना नहीं था। अर्जुन दास ने उन्हें सचमुच एक कंसोर्टियम दे दिया था ताकि वे अपनी प्रतिभा और सपनों को स्वतंत्र रूप से उपयोग कर सकें। जहां तक अर्जुन दास के लातूर जिले में निवेश के प्रस्ताव की बात है, प्रिया खन्ना एक व्यवसायी के दृष्टिकोण से असहमत थीं, लेकिन वे अर्जुन दास के विचार के खिलाफ नहीं गईं। दूसरे शब्दों में, जब तक बॉस कुछ करना चाहता है, उसे उनके साथ करना होगा। फ़ोन कॉल के बाद प्रिया खन्ना ने मीटिंग रूम का दरवाज़ा खोला और अंदर चली गईं, लेकिन इस बार प्रिया खन्ना में वह चंचलता नहीं थी जो अर्जुन दास से बात करते समय थी, बल्कि केवल एक व्यवसायी रानी का दबंग स्वभाव था।
प्रिया खन्ना बैठीं और बोलीं, पिछले मामलों पर बाद में चर्चा करेंगे। अब हम जो करने जा रहे हैं वह ये है। इसके बाद प्रिया खन्ना के निर्देश पर बाकियों ने अपने कार्य प्राप्त किए और जल्दी से व्यस्त हो गए। लातूर जिला परिषद के कार्यालय भवन में एक 40 वर्षीय मध्यम आयु का व्यक्ति एक विशाल कार्यालय में बैठा था। वह लातूर जिले का जिला मजिस्ट्रेट और जिला पार्टी समिति का सचिव था, चेतन झा। जिला मजिस्ट्रेट और सचिव के रूप में एक साथ काम करने वाला वह चीन में एकमात्र स्कॉर्पियन बाबा था। दूसरे शब्दों में वह लातूर जिले में सबसे बड़ा था और कोई भी उसकी स्थिति को हिला नहीं सकता था। लेकिन जब से चेतन झा को लातूर जिले में स्थानांतरित किया गया, वह खुश नहीं हो सका। यशोधन प्रदेश के आधिकारिक हलकों में यह अफवाह थी कि जो भी लातूर जिले में जाता है उसका आधिकारिक करियर खत्म माना जाता है और वह लातूर जिले में सुरक्षित रूप से रिटायर हो सकता है। और चेतन झा को उनकी पिछली स्थिति में किसी को नाराज करने के कारण लातूर जिले में स्थानांतरित किया गया था। लातूर जिले में पद संभालने से पहले उन्होंने लातूर जिले की सबसे खराब स्थिति के लिए पहले से ही तैयारी कर ली थी। लेकिन जब उन्होंने वास्तव में पद संभाला तो उन्हें लगा कि उनकी पिछली भविष्यवाणी बहुत बचकानी थी। लातूर जिले में एक भी उद्यम या कारखाना नहीं था, केवल कुछ निष्क्रिय खुदरा व्यवसाय थे। और जिले का एकमात्र संसाधन जिले के पार पहाड़ी श्रृंखला से लकड़ी थी। सड़क भी पिछले युग में बनी एक मानक चौथी श्रेणी की सड़क थी। पद संभालने के बाद चेतन झा भी कुछ करना चाहते थे ताकि लातूर जिले के अभिशाप को तोड़ा जा सके और अलग उपलब्धियां हासिल की जा सकें। विकास करना चाहते हैं तो पहले सड़कें बनाएं की नीति के अनुरूप चेतन झा ने लातूर जिले के भविष्य के परिवहन नेटवर्क की रूपरेखा तैयार की। लेकिन जब उन्होंने वित्त के बारे में पूछा तो पता चला कि लातूर जिले का वार्षिक वित्त वास्तव में 1000 मिलियन से कम है। उनके पास सड़क निर्माण के लिए शहर से धन आवंटन के लिए मदद मांगने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लेकिन न जाने कितने आवेदन भेजे, ये समुद्र में सुई गिरने जैसा था, बिना किसी लहर के। बाद में चेतन झा ने भी अपनी नियति को स्वीकार कर लिया। फूल उगाना और चाय पीना उन्हें आराम देता था। इस दिन चेतन झा हमेशा की तरह काम पर गए और जैसे ही उन्होंने अपने लिए एक कप चाय बनाई, डेस्क पर रखा फ़ोन बजा और यह एक सीधा शहर का फ़ोन था जो शायद ही कभी बजता था। चेतन झा ने उत्साहपूर्वक चाय का कप नीचे रखा और फ़ोन उठाया। हाय, मैं लातूर जिले से चेतन झा हूँ। और फ़ोन से एक आवाज़ आई, कॉमरेड चेतन झा, ये यामिनी पांडे हैं। यामिनी पांडे का परिचय सुनने के बाद चेतन झा तुरंत सम्मानजनक हो गए, क्योंकि यामिनी पांडे चंद्रपुर सिटी की मेयर थीं। मेयर यामिनी, आपके क्या निर्देश हैं? कॉमरेड झा, तैयार हो जाए। आज दोपहर मैं डेक्कन सिटी के प्रसिद्ध उद्यमों को लातूर जिले में जांच और निवेश के लिए साथ लाऊंगी। अगर कोई समस्या नहीं हुई तो यह निवेश पक्का माना जाएगा। अगर इस बार आपके लातूर जिले ने कोई चूक की तो मैं आपको माफ़ नहीं करूंगी। मेयर यामिनी पांडे के शब्द सुनने के बाद चेतन झा ने तुरंत आश्वासन दिया। मेयर यामिनी, मैं आपके लिए सैन्य आदेश जारी करता हूं। अगर हमारे लातूर जिले ने कोई चूक की तो मैं पूरी जिम्मेदारी लूंगा। ठीक है, बकवास बंद करो और तैयारियां शुरू करो। हाँ। फ़ोन काटने के बाद चेतन झा ने तुरंत 3 डिप्टी जिला मजिस्ट्रेट्स को स्वयं फ़ोन किया और उन्हें मामले की सूचना दी। उन्होंने मांग की कि जिले के सभी विभागीय स्तर से ऊपर के कैडर मौजूद रहें। इसके अलावा स्वागत के मामलों को एक डिप्टी जिला मजिस्ट्रेट को पूर्ण रूप से सौंप दिया गया और सब कुछ सुरक्षित करने की आवश्यकता थी। लातूर जिले में बाहर की ओर जाने वाले एकमात्र हाईवे चौराहे से बाहर निकलते हुए लातूर जिले के सभी विभागीय स्तर से ऊपर के कैडर तेज धूप में खड़े होकर बड़ी उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा कर रहे थे। कतार में एक विभागीय स्तर का कैडर लातूर निवेश बोर्ड के निदेशक लोकेश लोकू हेगड़े से फुसफुसाया, पुराने लोकू, तुम निवेश बोर्ड से हो? क्या तुम्हें लगता है कि वाकई कोई बड़ी कंपनी हम में निवेश करेगी? ये कैडर स्पष्ट रूप से इस बार उच्च अधिकारियों द्वारा आयोजित जांच और निवेश के प्रति आशावादी नहीं था। लोकेश लोकू हेगड़े ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। पुराने बैरट, तुम भी तो यहाँ की स्थिति जानते हो। ये जीबे रूप से एक ऐसी जगह है जहाँ पक्षी भी नहीं आते। यहाँ निवेश करने लायक कुछ नहीं है। तो फिर बताओ, इस बार शहर में इतना बड़ा हंगामा क्यों हो रहा है? हाँ, इतना क्यों सोचते हो? हमें यह वेतन मिलता है तो चिंता क्यों करना? लोकेश लोकू ने फुसफुसाते हुए कहा। सही कहा, विभागीय स्तर के कैडर ने कहा। इस समय चेतन झा कतार के सबसे आगे खड़े थे। उनकी उत्सुक नज़रों के सामने आखिरकार कुछ वाहन हाईवे चौराहे से उतरे। शहर के लिए एक विशेष कार और 2 शानदार व्यवसायी कारें। 3 कारें कतार के सामने रुकीं। एक व्यवसायी कार का दरवाजा खुला और मेयर यामिनी पांडे और प्रिया खन्ना बाहर निकलीं। यामिनी पांडे को अपनी विशेष कार में होना चाहिए था, लेकिन प्रिया खन्ना के बार बार निमंत्रण पर वे व्यवसायी कार में बैठ गईं और उनकी कार ने रास्ता दिखाया। यामिनी पांडे के व्यवसायी कार में बैठने के बाद वे कांप उठीं। उन्होंने कसम खाई कि यह उनके जीवन में सबसे शानदार और आरामदायक कार थी। इस समय चेतन झा और 3 डिप्टी जिला मजिस्ट्रेट्स ने उन्हें घेर लिया। यामिनी पांडे ने चेतन झा से परिचय कराया। ये सुश्री प्रिया खन्ना हैं, डेक्कन सिटी में इच्छा समूह की महाप्रबंधक।
प्रिया खन्ना ने उदारता से चेतन झा से हाथ मिलाया और कहा, आपने सही अनुमान लगाया, आप सचिव चेतन झा हैं। हाँ, चेतन झा ने सिर हिलाया। यामिनी पांडे ने मुस्कुराते हुए कहा, कॉमरेड झा, सुश्री प्रिया खन्ना को केवल एक महिला समझकर कम मत आंकना। उनके पास वॉल स्ट्रीट पर व्यवसायी रानी का खिताब है। मिलकर खुशी हुई, मिलकर खुशी हुई। चेतन झा ने फिर से कहा। सचिव चेतन विनम्र हैं। प्रिया खन्ना ने कहा, तो फिर हम पहले गेस्ट हाउस चलें। चेतन झा ने इस समय सुझाव दिया। ठीक है, यामिनी पांडे ने सिर हिलाया। लेकिन प्रिया खन्ना ने कहा, क्या आप इंतजार कर सकते हैं? मेरा बॉस जल्द ही यहाँ होगा। आपका बॉस? यामिनी पांडे ने आश्चर्य से पूछा। प्रिया खन्ना ने कहा, हाँ, मेरे बॉस ने लातूर जिले में निवेश के लिए लगभग आधा महीना यहाँ शोध किया है, तो हमें इंतजार करना होगा। यामिनी पांडे ने कहा। बात करते समय एक कार की गर्जना सुनाई दी और फिर एक दबंग महिंद्रा कार रुक गई। यह अर्जुन दास थे जो उतरे। दरअसल 3 दिन पहले प्रिया खन्ना और उनकी टीम ने अर्जुन दास को ढूंढ लिया था और अर्जुन दास की मरम्मत की गई महिंद्रा लिमिटेड एडिशन को लाए थे। मेयर यामिनी, सचिव चेतन, नमस्ते, मैं अर्जुन दास हूँ। अर्जुन दास ने बिना कुछ कहे दोनों से अभिवादन किया और हाथ मिलाया। जैसे ही अर्जुन दास कार से उतरे और दोनों नेताओं के सामने आए, स्वागत दल में लातूर निवेश बोर्ड के निदेशक लोकेश लोकू हेगड़े का चेहरा राख की तरह हो गया और उन्होंने अर्जुन दास को पहचान लिया। इसके बाद गेस्ट हाउस जाने के बजाय सभी लोग सीधे लातूर जिले के सम्मेलन कक्ष में गए। इस समय केवल 3 डिप्टी जिला मजिस्ट्रेट्स, 5 सरकारी अधिकारी, चेतन झा और यामिनी पांडे थे और बाकी अर्जुन दास और प्रिया खन्ना थे। इस समय अर्जुन दास लातूर जिले के पूरे क्षेत्र के नक्शे के नीचे खड़े थे और बोले, कई नेताओं, मैं घुमाफिरा कर बात नहीं करूंगा। इस बार मेरा निवेश शुरुआती दौर में 1000 अरब का है और बाद में कोई सीमा नहीं होगी। श्रीमान यश, आप मजाक तो नहीं कर रहे? लेकिन यामिनी पांडे ने पूछे बिना नहीं रह सकी, क्योंकि निवेश की राशि बहुत बड़ी थी और शहर में भी 1000 अरब एक भारी निवेश था। उन्हें वास्तव में विश्वास नहीं हो रहा था कि अर्जुन दास का लातूर जिले में 1000 अरब का निवेश लाभकारी होगा। मेयर यामिनी, पहले मेरी बात सुने। अर्जुन दास ने बिना जल्दबाजी के कहा, लेकिन मेरी एक शर्त है, वह यह है कि मैं इसे चाहता हूं। ये कहकर अर्जुन दास ने लातूर जिले की पहाड़ी श्रृंखला की ओर इशारा किया। क्या आप ये बड़ा पहाड़ चाहते हैं? ये चेतन झा ने पूछा। हाँ, 1000 अरब इस पहाड़ी श्रृंखला को खरीदने की लागत है। अर्जुन दास ने सिर हिलाया। श्रीमान यश वास्तव में बकवास कर रहे हैं। मैंने कभी ऐसे निवेश या ऐसे लेन देन के बारे में नहीं सुना। यामिनी पांडे ने कहा। इस समय प्रिया खन्ना ने कहा, मेयर यामिनी, यह एक जीत जीत की स्थिति है। ये पहाड़ी श्रृंखला लातूर जिले के विकास को गंभीर रूप से प्रतिबंधित करती है। अब हम इसे ले रहे हैं, लेकिन यह आपके लिए इस परेशानी को हल कर देगा। और बात यह है कि हम व्यवसायी हैं। चूंकि हमने यह जमीन खरीदी है, हम निश्चित रूप से लाभ कमाने के बारे में सोचेंगे। इसलिए बाद में हम लातूर जिले के परिवहन नेटवर्क को पूरी तरह से वित्तपोषित करेंगे और बनाएंगे। दूसरे शब्दों में, हम लातूर जिले के परिवर्तन के लिए स्वयं भुगतान करेंगे। यह चेतन झा इतने हैरान थे कि वे बोल नहीं सके। न केवल चेतन झा, बल्कि 3 डिप्टी जिला मजिस्ट्रेट्स भी अभी तक चक्कर में थे। गंभीरता से बोलें? यामिनी पांडे ने गंभीरता से पूछा। अगर आप सहमत हैं तो हम अभी अनुबंध पर हस्ताक्षर कर सकते हैं और हस्ताक्षर करने के तुरंत बाद 1000 अरब जमा हो जाएंगे। अर्जुन दास ने गंभीरता से कहा। यामिनी पांडे इस समय मन ही मन उत्साहित थीं। लातूर जिले का अस्तित्व चंद्रपुर सिटी के विकास को गंभीर रूप से प्रभावित करता था। अब जब कोई लातूर जिले में निवेश करने को तैयार था, उनके पास विरोध करने का कोई कारण नहीं था। इसके अलावा यह इतना बड़ा निवेश था जो सीधे 1000 अरब की वित्तीय आय थी। स्पष्ट रूप से कहें तो लातूर जिले को बेचने की कीमत भी इतनी नहीं थी। इसके अलावा बाद में लातूर जिले का परिवर्तन भी था। यामिनी पांडे को लगा कि यह सचमुच आकाश से गिरा हुआ पाई था जो अविश्वसनीय था। ठीक है, अभी अनुबंध पर हस्ताक्षर करें। यामिनी पांडे ने बकवास नहीं की। इसके अलावा मेयर यामिनी, मैं चाहता हूं कि सरकार हमारे लिए एक गारंटी समझौता हस्ताक्षर करे। प्रिया खन्ना ने कहा। कैसा गारंटी समझौता? यामिनी पांडे ने कहा। वह ये कि लातूर जिले के बाद के परिवर्तन में सरकार किसी भी कारण से देरी या बाधा नहीं डालेगी और सरकार को अधिकतम समर्थन देना होगा। प्रिया खन्ना ने कहा। क्या इसे कहने की जरूरत है? इस समय यह जरूरी है। यामिनी पांडे ने कहा। मैं निश्चित रूप से आप पर भरोसा करती हूं मेयर यामिनी, लेकिन मुझे लातूर जिले की सरकारी टीम के कुछ विभागों पर भरोसा नहीं है। अर्जुन दास ने कहा। यामिनी पांडे ने चेतन झा की ओर देखा और कहा, कॉमरेड झा, आप और श्रीमान यश इस मामले पर चर्चा करें। चेतन झा को नहीं पता था कि क्या गलत हुआ, इसलिए उन्होंने जल्दी से कहा, चिंता न करें श्रीमान यश, मैं इस मामले की पूरी जांच करूंगा और मैं वादा करता हूं कि श्रीमान यश की कंपनी को लातूर जिले में विशेष सुविधाएं मिलेंगी।
अगर श्रीमान यश को विश्वास न हो तो आप सुश्री के कहे अनुसार गारंटी समझौते पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। अर्जुन दास ने सिर हिलाया और फिर प्रिया खन्ना द्वारा लाई गई टीम ने अनुबंध की स्थापना और लातूर जिले के कार्यात्मक इकाइयों के लिए गारंटी समझौते के निर्माण को सुगम बनाया। 2 घंटे बाद सभी अनुबंध और गारंटी समझौते पर हस्ताक्षर हो गए और फिर 1000 अरब रुपये लातूर जिले के वित्तीय खाते में जमा हो गए। इस समय प्रिया खन्ना ने मन ही मन कटुता से मुस्कुराया। यह शायद व्यवसाय के इतिहास में सबसे तेज और सबसे मनमानी व्यावसायिक निवेश है। इस समय लातूर निवेश बोर्ड के लोकेश लोकू हेगड़े अपने कार्यालय की खिड़की के सामने थोड़ा बेचैन होकर खड़े थे। धम 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 लोकेश लोकू हेगड़े के कार्यालय के दरवाजे पर दस्तक की आवाज आई। लेकिन दस्तक की आवाज सुनकर लोकेश लोकू हेगड़े अचानक एक चौंकने वाले खरगोश की तरह पलटे और कांपते हुए चिल्लाए, कौन है? निदेशक, मैं हूँ, मनु। कार्यालय के बाहर से एक परिचित आवाज आई। लोकेश लोकू हेगड़े ने अपनी सांस थामी, आह भरी, अपनी कॉलर ठीक की, अपनी भावनाओं को स्थिर किया और कहा, अंदर आ। मनु के अंदर आने के बाद उन्होंने कुछ दस्तावेज लोकेश लोकू हेगड़े को सौंपे और कहा, निदेशक, इन दस्तावेजों पर आपके हस्ताक्षर चाहिए। लोकेश लोकू हेगड़े ने दस्तावेज उठाया और संक्षेप में पढ़ा, फिर अपना नाम हस्ताक्षर किया और बेतकल्लुफी से पूछा, क्या निवेश करने वाली कंपनी सम्मेलन कक्ष से बाहर आए? मनु ने सिर हिलाया और कहा, अभी तक नहीं, और मामलों के विभाग के लोगों को अभी डिप्टी जिला मजिस्ट्रेट ने बुलाया था। अगर मुझे कहना हो तो ये बकवास नहीं है। निवेशक आ रहे हैं और उन्होंने हमारे निवेश बोर्ड को सूचित नहीं किया, बल्कि मामलों के विभाग को अंदर जाने दिया। ठीक है, बकवास बंद करो। क्या यह अच्छा नहीं है? मुझे विश्वास नहीं कि हमारे जिले में कुछ ऐसा है जो बाहरी निवेश को आकर्षित कर सकता है। ये बस एक दिखावा है, लोकेश लोकू ने कहा। सही कहा, मनु ने सिर हिलाया। लोकेश लोकू हेगड़े से हस्ताक्षरित दस्तावेज लिया और मुड़कर चला गया। मनु के जाने के बाद लोकेश लोकू हेगड़े ने राहत की सांस ली और उनकी पिछली हिचकिचाहट कुछ हद तक कम हो गई। वह अपनी कार्यालय की कुर्सी पर पीछे झुके और सो गए। थोड़ी देर बाद लोकेश लोकू हेगड़े के कार्यालय के बाहर फिर से दस्तक हुई। अंदर आ, लोकेश लोकू हेगड़े ने अभी भी अपनी आंखें बंद करके आराम से कहा। पैरों की आहट सुनकर लोकेश लोकू हेगड़े ने अपनी डेस्क की ओर चलते हुए शांति से कहा, दस्तावेज डेस्क पर रख दो, बातें कल करेंगे, बाहर जाओ। कॉमरेड लोकेश लोकू हेगड़े, मुझे लगता है कि आपको हमारे साथ आकर बात करनी चाहिए। इस आवाज को सुनकर लोकेश लोकू हेगड़े अपनी कार्यालय की कुर्सी से उछल पड़े, क्योंकि उन्हें याद आया कि यह किसकी आवाज थी। ये राजनीति और कानून के प्रभारी डिप्टी जिला मजिस्ट्रेट किशोर यादव की आवाज थी। इस समय डिप्टी जिला मजिस्ट्रेट किशोर और राजनीति और कानून कार्यालय का एक कर्मचारी गंभीरता से लोकेश लोकू हेगड़े को देख रहे थे। डिप्टी जिला मजिस्ट्रेट किशोर, आप अंदर कैसे आए? लोकेश लोकू ने कहा। हाँ, मैं आपको चाय पीने के लिए आमंत्रित करना चाहता हूँ, डिप्टी जिला मजिस्ट्रेट किशोर ने मुस्कुराते हुए कहा। जब लोकेश लोकू हेगड़े ने डिप्टी जिला मजिस्ट्रेट किशोर के शब्द सुने तो वे एक फटे हुए गुब्बारे की तरह अपनी कार्यालय की कुर्सी पर ढह गए। लातूर जिला, एक लगभग उपेक्षित जिला स्तरीय इकाई, एक दिन में प्रसिद्ध हो गया। 1000 अरब रुपये की निवेश लागत और बाद में असीमित शहरी निर्माण निवेश ने लातूर जिले को तुरंत अन्य जिलों और क्षेत्रों के बीच चमका दिया। इस समय लातूर जिला परिषद में निवेश बोर्ड के निदेशक को दोहरे नियमों के तहत लिया गया और निवेश बोर्ड के मूल कर्मचारियों में रातों रात बड़ा बदलाव हुआ और पहले अंदरूनी लोगों द्वारा मजाक बनाया गया 1000 अरब का निवेश अब सभी को जोरदार तमाचा मार रहा था। इस समय चेतन झा बहुत खुश थे और उनकी नियुक्ति भी बदल गई। वे मूल रूप से जिला मजिस्ट्रेट और जिला पार्टी समिति के सचिव के रूप में एक साथ काम करने की पहचान से आधिकारिक रूप से लातूर जिले के जिला पार्टी समिति के सचिव और चंद्रपुर सिटी पार्टी समिति के सदस्य नियुक्त किए गए। लातूर जिले का जिला मजिस्ट्रेट किसी अन्य जिले से एक नया जिला मजिस्ट्रेट लाया गया। चेतन झा, जो पहले पदोन्नति के लिए निराश थे और जिनका आधिकारिक करियर लगभग समाप्त हो चुका था, अर्जुन दास की अनजाने मदद से उनके जीवन में एक बड़ा उलटफेर हुआ। इस समय प्रिया खन्ना और उनकी लाई हुई टीम जग्गू के घर पर तरह तरह के जंगली व्यंजनों को पागलपन से खा रही थी। एक टेबल पर लोग बिना बात किए बस टेबल पर खाने को झपट रहे थे। धीरे खाओ, भूखे भूतों की तरह क्यों खा रहे हो? अर्जुन दास ने असंतुष्ट होकर कहा। बॉस, ये वाकई बहुत स्वादिष्ट है, मैंने कभी इतना स्वादिष्ट खाना नहीं खाया, टीम की एक महिला कर्मचारी ने कहा। मैंने तुम्हें खाने से मना नहीं किया, बस थोड़ा संयम रखने को कहा, अर्जुन दास ने तिरछी नज़र से कहा। लेकिन सभी ने अर्जुन दास की बातों को अनसुना कर दिया और टेबल पर खाने के साथ संघर्ष करते रहे। अर्जुन दास ने अपनी बगल में बैठी प्रिया खन्ना की ओर देखा। यह मजबूत महिला, जो आमतौर पर उदासीन थी, जैसे कि कुछ भी उसे प्रभावित नहीं कर सकता था, अब पहले जैसी अलग-थलग नहीं थी। अर्जुन दास के बगल में बैठी, दोनों हाथों से एक खरगोश का मांस पकड़े हुए, अपने मुंह से उसे चीर रही थी। बड़े चाव से खा रही थी।
हाँ, सबसे ज्यादा भावनाओं वाला भूखा भूत यही है, अर्जुन दास ने मुस्कुराते हुए कहा। अर्जुन दास के शब्दों के साथ बाकी सभी ने अपना ध्यान प्रिया खन्ना की ओर किया। प्रिया खन्ना ने असंतुष्ट होकर सिर उठाया और बाकियों को घूरा, अपना खाना खाओ। फिर अर्जुन दास से बोली, बॉस, आपने ये पहाड़ सिर्फ जंगली व्यंजन खाने के लिए तो नहीं खरीदा है ना? क्यों नहीं? अर्जुन दास ने गर्व से कहा। दरअसल इस समय अर्जुन दास पहले ही अपनी इच्छा मूल्य 37,264/100 की जांच करके खुश हो चुके थे। 3 महीने से भी कम समय में अर्जुन दास ने लगभग 4 इच्छा अंक प्राप्त किए थे, जो दूसरी इच्छा पूरी करने के लक्ष्य से केवल 100 अंक दूर थे। प्रिया खन्ना ने अर्जुन दास की ओर देखा और अपनी सारी असंतुष्टि को भूख में बदल दिया। एक ऐसी महिला अधीनस्थ बनना चाहती थी जो अपने बॉस को खा जाए। खाने के बाद अर्जुन दास प्रिया खन्ना को गांव में घुमाने ले गए। अर्जुन दास, एक दोस्त के रूप में क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपने इस पहाड़ी श्रृंखला को खरीदने पर क्यों जोर दिया? प्रिया खन्ना ने अर्जुन दास की ओर ईमानदारी से देखा। क्यों? क्योंकि यह एक जादुई जंगल है, अर्जुन दास ने कहा। अगर आप नहीं बताना चाहते तो ठीक है, प्रिया खन्ना ने नाराजगी से कहा। मैंने तो तुम्हें बताया यह एक जादुई जंगल है। कितना जादुई? प्रिया खन्ना ने पूछा। अर्जुन दास ने अपने सामने की जिद्दी महिला को देखा और जानते थे कि प्रिया खन्ना की नज़रों में अर्जुन दास का व्यवहार एक विशिष्ट उड़ाऊ व्यवहार था, लेकिन एक अधीनस्थ के रूप में प्रिया खन्ना जानती थी कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन एक दोस्त के दृष्टिकोण से प्रिया खन्ना चाहती थी कि अर्जुन दास उन्हें एक स्पष्टीकरण दें। मैं तुम्हें एक अच्छी जगह ले चलता हूँ, अर्जुन दास ने मजाक में कहा। कहाँ? बस मेरे पीछे आ। अर्जुन दास ने प्रिया खन्ना को पहाड़ में ले गए। पहाड़ में जाते समय अर्जुन दास ने फिर से पूछा, क्या तुमने कभी घुड़सवारी की है? अर्जुन दास की बात सुनकर प्रिया खन्ना ने कहा, आप मुझे सिर्फ घुड़सवारी के लिए तो नहीं ले जा रहे, मैं घुड़सवारी संघ की सदस्य हूँ। अर्जुन दास ने मुस्कुराया और कहा, मुझे कम मत समझो, मैं घुड़सवारी जैसी बच्चों की चीज़ कैसे कर सकता हूँ? घुड़सवारी ये बच्चों की चीज़ क्यों है? जैसे ही प्रिया खन्ना ने कहा कि वह घुड़सवारी संघ की सदस्य हैं, अर्जुन दास ने घुड़सवारी को इस तरह नीचा दिखाया। ये बच्चों की चीज़ क्यों नहीं है? मैं तुम्हें बाद में और कुछ सिखाऊंगा, अर्जुन दास ने उदासीनता से कहा। तो मुझे देखना होगा। थोड़ी देर बाद अर्जुन दास और प्रिया खन्ना जंगल में प्रवेश कर गए। अर्जुन दास ने गहरी सांस ली और जंगल की ओर कुछ शब्द चिल्लाए, भालू 1, भालू 2, भालू 1, भालू 2। प्रिया खन्ना एक तरफ खड़ी थी और अर्जुन दास को अजीब नज़रों से देख रही थी। लेकिन अर्जुन दास के चिल्लाने के थोड़ी देर बाद जंगल के सामने से एक अजीब आवाज़ आई। दूर की शाखाएं लगातार हिल रही थीं और दोनों की ओर बढ़ रही थीं। प्रिया खन्ना इस समय अर्जुन दास के पीछे खड़ी हो गईं और उन्होंने बेतकल्लुफी से अर्जुन दास का हाथ पकड़ लिया। चिंता मत करो, सब ठीक है, अर्जुन दास ने सांत्वना दी। जैसे ही अर्जुन दास प्रिया खन्ना को सांत्वना दे रहे थे, उनके सामने 2 विशाल भालू प्रकट हुए। इस समय प्रिया खन्ना डर से चिल्ला उठी। कोई बात नहीं, ये भालू 1 और भालू 2 हैं, अर्जुन दास ने अपने स्वभाव से कहा और फिर भालू 1 और भालू 2 से बोले, तुम दोनों बहुत लंबे हो, कृपया नीचे बैठो। प्रिया खन्ना ने मूल रूप से सोचा कि अर्जुन दास भालू को पियानो बजा रहे थे, लेकिन उनके सामने 2 बड़े भालुओं ने मानवीय रूप से नीचे बैठ गए और अर्जुन दास की ओर मूर्खतापूर्ण ढंग से सिर हिलाया। अर्जुन दास आगे बढ़े, दोनों भालुओं के फर को छुआ, फिर प्रिया खन्ना की ओर मुड़े और बोले, क्या तुमने अभी नहीं कहा कि घुड़सवारी बच्चों की चीज़ है? अगर तुम अभी भी मुझ पर विश्वास नहीं करती तो मैं तुम्हें दिखाता हूं कि भालू की सवारी क्या होती है। अर्जुन दास के बोलने के बाद उनके सामने एक भालू ने अपनी विशाल भालू की हथेली से उन्हें अपनी बाह में उठा लिया और अर्जुन दास आसानी से बड़े भालू के कंधे पर बैठ गए। फिर भालू ने अर्जुन दास को स्थिर रखा और खुद खड़ा हो गया। देखा, सब ठीक है, वे सौम्य हैं, अर्जुन दास ने प्रिया खन्ना से कहा, जो सोचने की क्षमता खो चुकी थी। अर्जुन दास ने प्रिया खन्ना को घूरते हुए देखा और अपने बगल में बैठे दूसरे बड़े भालू से कहा, भालू 2, जाओ और उसकी मदद करो। भालू 2, जो एक तरफ बैठा था, ने अर्जुन दास के शब्द सुनकर जमीन से उठा, प्रिया खन्ना को गले लगाया और उसे अपने कंधों पर उठा लिया। अर्जुन दास ने इस पूरे सेट को पूरे अंक दिए। इस समय प्रिया खन्ना जागी और चिल्लाए, अर्जुन दास, तुम एक कमीने हो। अर्जुन दास ने इसे गंभीरता से नहीं लिया और चिल्लाया, पहाड़ी गश्त। भालू 1 और भालू 2 एक के बाद एक जंगल में चक्कर लगाने लगे। शुरुआत में भालू 2 के कंधों पर बैठी प्रिया खन्ना इतनी घबराई हुई थी कि वे मरने की कगार पर थी, लेकिन धीरे धीरे उन्हें एहसास हुआ कि इसमें वह घबराहट और खतरा नहीं था जैसा उन्होंने सोचा था। अर्जुन दास, क्या यही वह जादुई जगह है जिसके बारे में आपने पहले बताया था? प्रिया खन्ना ने चिल्लाकर पूछा। अर्जुन दास ने सिर घुमाकर प्रिया खन्ना की ओर देखा। उन्होंने जवाब नहीं दिया, बल्कि दूर के पेड़ों पर कुछ पक्षियों की ओर इशारा किया। थोड़ी देर बाद वे छोटे पक्षी उड़कर आए और प्रिया खन्ना के आसपास चहचहाने लगे। ये छोटे पक्षी तुम्हारी खुशबू पसंद करते हैं, अर्जुन दास ने कहा।
इस समय प्रिया खन्ना ने आश्चर्य से अर्जुन दास से कहा, अर्जुन दास, क्या तुम जादूगर हो? जादूगर? अर्जुन दास ने मुस्कुराकर सिर हिलाया और कहा, क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था? यह एक जादुई जगह है, तुम अभी भी विश्वास नहीं करती। इस समय प्रिया खन्ना ने पूरी तरह से अपनी सावधानी छोड़ दी। भालू 2 के शरीर पर बैठकर अपनी बाहें फैलाईं और अपने आसपास के छोटे पक्षियों के साथ खेलने लगीं। फिर कई पहाड़ी बंदर शामिल हो गए। कभी भी भालू 1 के शरीर से भालू 2 के शरीर पर कूदते और समय समय पर प्रिया खन्ना के साथ बातचीत करते। धीरे धीरे और अधिक जानवर शामिल हो गए। इस बार प्रिया खन्ना अब वह तनावग्रस्त व्यवसायी रानी नहीं थी, बल्कि एक बेफिक्र छोटी लड़की थी जो प्रकृति में लौट आई थी। इस समय प्रिया खन्ना अपनी बाहों में एक छोटा खरगोश पकड़े हुए थी, उनके कंधों पर कुछ पक्षी आराम कर रहे थे और छोटे पहाड़ी बंदर के साथ भालू 2 के शरीर पर बैठी थीं। लगातार हंसी मजाक, एक ऐसी दृश्य जो केवल परियों की कहानियों की दुनिया में हो सकता था, वास्तविकता में मौजूद था। दरअसल ये छोटे जानवर अर्जुन दास ने बुलाए थे। अर्जुन दास के पास अब सभी चीज़ों की आवाज़ का कौशल था, इसलिए उनके पास सभी चीज़ों के साथ संवाद करने की क्षमता थी। इस क्षेत्र में पुराने सफ़ेद बंदर बाबा सफ़ेद की सलाह के साथ ये जानवर अर्जुन दास के प्रति शत्रुतापूर्ण नहीं थे और उनके साथ संवाद करना आसान था। इस समय अर्जुन दास ने पास में एक सफ़ेद छाया को चमकते हुए देखा। उन्होंने प्रिया खन्ना की ओर देखा जो बहुत मज़े से खेल रही थी, और फिर भालू 1 को उस सफ़ेद छाया की ओर ले गए। सफ़ेद छाया हिली नहीं, ऐसा लग रहा था जैसे वह अर्जुन दास के आने की प्रतीक्षा कर रही हो। बाबा सफ़ेद, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था, अर्जुन दास ने उत्साहपूर्वक कहा, इससे पहले कि वह सफ़ेद छाया के पास पहुंचे। स्वर्ग के चुने हुए, क्या तुमने हमारा समझौता पूरा कर लिया है? सफ़ेद बंदर ने पूछा। इस समय अर्जुन दास सफ़ेद बंदर के पास आए और भालू 1 के कंधे से कूद गए। बेशक, मैंने जो वादा किया था उसे मैं निश्चित रूप से करूंगा। मैंने इस पहाड़ी श्रृंखला को खरीद लिया है, तो चिंता मत करो। मैं बाद में बंजर जमीन पर नए पौधे लगाऊंगा। अर्जुन दास ने कहा, मुझे वास्तव में नहीं पता कि तुम्हारा धन्यवाद कैसे करूं। सफ़ेद बंदर ने राहत की सांस लेते हुए खुशी से कहा, तुम या तुम नहीं, स्वर्ग के चुने हुए नहीं, बस मुझे मेरे नाम से बुलाओ अर्जुन दास, तो मैं सम्मान के साथ आज्ञाकारी रहूंगा अर्जुन दास। सफ़ेद बंदर ने भी मना नहीं किया। अगला, मैं पूरे पहाड़ को सील कर दूंगा ताकि कोई तुम्हें परेशान न करे। अर्जुन दास के शब्द सुनकर सफ़ेद बंदर ने सिर हिलाया और कहा, अर्जुन दास, शायद तुमने मुझे गलत समझा। मैंने तुमसे पूरे पहाड़ को सील करने के लिए नहीं कहा था। मैं सिर्फ चाहता था कि तुम इस जंगल में संकट को दूर करो। इसमें क्या अंतर है? अर्जुन दास ने हैरानी से पूछा। सब कुछ संतुलन में है, बहुत ज़्यादा। अगर तुम वास्तव में इस पहाड़ को सील कर दोगे तो जल्द ही इस जंगल में दूसरा संकट आ जाएगा। अनंत रूप से बढ़ते जानवरों द्वारा पहाड़ों और जंगलों का भोजन खत्म हो जाएगा। ये कैसे संभव है? तुम इसे एक चक्रीय प्रणाली कहते हो, संकट कहाँ है? अर्जुन दास को विश्वास नहीं हुआ। यह अपने आप में एक प्रणाली कैसे हो सकती है? यहाँ सबसे महत्वपूर्ण कड़ी गायब है, जो आप इंसान हैं। सफ़ेद बंदर ने सिर हिलाया। क्या हम इंसान इतना खाते हैं? अर्जुन दास की आवाज़ धीमी हो गई, क्योंकि उन्हें अपनी और अपनी कंपनी के लोगों की वह पागलपन याद आया जब वे जंगली व्यंजनों का सामना कर रहे थे। सफ़ेद बंदर ने मुस्कुराया और कहा, आप इंसानों को कम मत समझो। सभी चीज़ों की आत्मा के रूप में आपकी भूमिका को कम नहीं आंका जा सकता। तो तुम्हारा मतलब है मुझे हर दिन लोगों को जंगल में शिकार करने के लिए भेजना होगा? चीज़ों को स्वाभाविक रूप से होने दो, मुझे लगता है कि तुम कोई रास्ता निकाल लोगे। सफ़ेद बंदर ने सवाल फिर से अर्जुन दास को दे दिया। मुझ पर भरोसा मत करो, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, अर्जुन दास ने कहा। सफ़ेद बंदर ने मुस्कुराया, दरअसल यह मनुष्य और प्रकृति के बीच सामंजस्यपूर्ण सहअस्तित्व है। तुम अपने लोगों से एक जंगल की जमीन के घटकों का परीक्षण करने के लिए कह सकते हो और तुम्हें अप्रत्याशित परिणाम मिलेंगे। ये कहकर सफ़ेद बंदर एक झटके में जंगल में गायब हो गया। इस समय प्रिया खन्ना ने दूर से अर्जुन दास पर चिल्लाया, अर्जुन दास, तुम क्या कर रहे हो? पेशाब कर रहा हूँ। प्रिया खन्ना। पता नहीं कब सूरज डूबने वाला था और छोटे जानवर तितर-बितर हो गए। केवल भालू 1 और भालू 2 उन्हें गांव के प्रवेश द्वार के सबसे नज़दीक तक ले गए। उन्हें उतारने के बाद दोनों बड़े भालू प्रिया खन्ना की अनिच्छुक नज़रों के सामने खुशी खुशी चले गए। अगर तुम्हें पसंद है तो कभी भी भालू 1 और भालू 2 के साथ खेलने आ जाना, अर्जुन दास ने मुस्कुराते हुए कहा। प्रिया खन्ना ने अर्जुन दास की ओर देखा और ईमानदारी से कहा, बॉस, मुझे इतना आरामदायक और खुशी भरा समय देने के लिए धन्यवाद। अर्जुन दास ने मुस्कुराया, मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला, मेरे साथ रहने पर तुम्हें मांस खाने को मिलेगा। ये वाकई एक जादुई जगह है। प्रिया खन्ना ने मुस्कुराया, पीछे जंगल की ओर देखा और बुदबुदाए। ये कहकर प्रिया खन्ना ने अपने माथे के सामने के बाल हटाए और अपने हाथ पीछे रखकर एक शरारती छोटी लड़की की तरह गांव की ओर उछलकूद करने लगीं। अरे, मेरे लिए रुको।
अर्जुन दास प्रिया खन्ना की इस शैली से हैरान रह गए और जब वे होश में आए तो मदद नहीं कर सके और उनके पीछे दौड़ पड़े। कुछ दिनों की शांत पहाड़ी यात्राओं के बाद अर्जुन दास और उनकी अगुवाई में आई टीम ने फिर से व्यस्त काम शुरू कर दिया। एक खाली पड़ा हुआ खेत का आंगन। इस आंगन के मालिक का पूरा परिवार शहर में काम करने गया था, इसलिए आंगन खाली पड़ा था। गोविंद पाटिल के संपर्क के बाद अर्जुन दास ने इसे किराए पर ले लिया। यह अर्जुन दास की टीम के लिए अस्थायी आवास और कार्यालय दोनों था। इस समय अर्जुन दास की टीम एक गोल मेज पर बैठकर लातूर जिले के बाद के विकास योजना पर चर्चा कर रही थी। अर्जुन दास का अपनी टीम के लिए काम था कि चाहे बॉस कितना भी मनमौजी हो, हमें कठिनाइयों को तोड़कर लाभ के बिंदु ढूंढने होंगे। लातूर जिले की समस्या सामने थी, आप जो चाहें वह नहीं था। तथाकथित लाभ बिंदु के लिए ये सभी के दिमाग को परेशान कर रहा था। इस तरह की बैठक लगातार 3 दिनों तक चली थी और प्रत्येक बैठक के बाद सभी लोग बाहर जाकर स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा और जांच करने गए। लेकिन 3 दिनों के बाद बैठक का माहौल अभी भी मृत सा था, क्योंकि वास्तव में कोई भी तथाकथित लाभ बिंदु नहीं ढूंढ पाया। सोचने पर सरकार ने दशकों तक सोचा था और लातूर जिले के विकास के लिए उपयुक्त मार्ग नहीं ढूंढ पाई थी। कुछ ही दिनों में ये बिंदु ढूंढना कैसे संभव हो सकता था? जब सभी लोग हताश थे, अर्जुन दास और जगदीश जग्गू ठाकुर कुछ स्थानीय विशेषताएं लेकर आए। फिर से बैठक कर रहे हो? रुको, इस अच्छी चीज को आजमाओ। अर्जुन दास ने छोटे स्नैक्स जैसे दिखने वाले डोंगजी के डिब्बे उस मेज पर रख दिए जहां सभी बैठक कर रहे थे। सबने अर्जुन दास की ओर देखा और फिर विक्रम मल्होत्रा की ओर। विक्रम मल्होत्रा ने आह भरी और कहा, चूंकि यह बॉस की मेहरबानी है, सभी पहले आराम कर लें। सबने उत्साह दिखाया और मेज पर खाने के लिए दौड़ पड़े। अपनी कुलीन टीम को अर्जुन दास द्वारा खाने की टीम में बदलते देख विक्रम मल्होत्रा ने असहाय होकर आह भरी। तुम आह क्यों भर रहे हो? अर्जुन दास विक्रम मल्होत्रा के पास आया। मैं सोच रहा हूं कि मुझे तुम्हारे जैसा अविश्वसनीय बॉस क्यों मिला। दूसरे लोग चाहते हैं कि हमारे कर्मचारी हर समय काम करें, लेकिन तुम तो हमें हर दिन अच्छा खाना और पीना खिलाते हो। विक्रम मल्होत्रा ने थोड़ा शिकायत करते हुए कहा, इससे पता चलता है कि मैं बॉस बनने के लिए योग्य हूं। अर्जुन दास ने उदासीनता से कहा, तुम्हें अभी भी हंसने का मन है? इतने दिनों बाद भी हम कोई योजना नहीं बना पाए। इसका मतलब है बॉस, तुम्हारा 1000 अरब बेकार जाएगा। विक्रम मल्होत्रा ने कहा। अर्जुन दास ने विक्रम मल्होत्रा की ओर देखा और उनकी चिंता देख सकता था। उसके पास अब असीमित धन था, लेकिन अन्य लोग यह नहीं जानते थे और वह दूसरों को यह नहीं बता सकता था। दूसरों की नज़र में अर्जुन दास एक व्यवसायी है। एक व्यवसायी समाज और जनता को वापस देने की तथाकथित कार्रवाइयां कर सकता है, लेकिन इसकी एक सीमा है। वास्तव में अर्जुन दास भी लातूर जिले का विकास बिंदु ढूंढना चाहता था। उसे लाभ की परवाह नहीं थी, लेकिन उसे इस बात की परवाह थी कि क्या ये लातूर जिले के 42 लोगों के जीवन स्तर को सुधार सकता है। यही वह सबसे ज्यादा महत्व देता था। वैसे मैं हमेशा तुम्हें बताना भूल गया कि तुम कुछ लोगों को पहाड़ों में भेजकर कुछ मिट्टी के नमूने इकट्ठा करो और फिर उन्हें संबंधित इकाइयों में जांच के लिए भेजो। अर्जुन दास ने भैरवनाथ के कहे हुए को याद किया। क्यों? विक्रम मल्होत्रा ने आश्चर्य से पूछा। अर्जुन दास ने मुस्कुराते हुए कहा, पहले मेरे कहे अनुसार करो, बाद में तुम्हें पता चल जाएगा। वास्तव में अर्जुन दास को नहीं पता था कि सफ़ेद बंदर ने ऐसा क्यों कहा, लेकिन उसे विश्वास था कि 500 साल से अधिक जीवित सफ़ेद बंदर निश्चित रूप से बिना उद्देश्य के नहीं बोलता। ठीक है, मैं अभी व्यवस्था करता हूँ। विक्रम मल्होत्रा ने सिर हिलाया। ये कहना होगा कि विक्रम मल्होत्रा की कार्यक्षमता बहुत अच्छी थी। उनके निर्देश पर नमूना मिट्टी को शाम से पहले संबंधित जांच विभाग में भेज दिया गया। और इस क्षण अर्जुन दास का फोन बजा और यह रिया कपूर का फोन था। क्या हुआ रिया? अर्जुन दास ने पूछा। भाई, तुम कहाँ हो? तुम अभी तक क्यों नहीं लौटे? मैं और सुमन मेहरा चिंता से मर रहे हैं। जल्दी, मेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ है, मैं काम पूरा करके लौटूंगा, अर्जुन दास ने कहा। भाई, क्या तुम्हारी कोई असली बहन है? फोन के दूसरी ओर रिया कपूर ने हिचकिचाते हुए पूछा। बहन? ये कैसे संभव है? अर्जुन दास ने असमंजस में पूछा। लेकिन अभी एक लड़की तुम्हारे दरवाजे पर आई और जोर दे रही थी कि वह तुम्हारी बहन है। कमाल है, उसने कहा कि वह मेरी बहन है, तो क्या वह मेरी बहन है? अर्जुन दास बहुत हैरान था, ये सोचकर कि कोई अभी भी उसकी छोटी बहन बनने का नाटक कर रहा है। एक बार जब कोई व्यक्ति अमीर हो जाता है तो उसे अपनी छोटी बहन की भी चिंता नहीं रहती। लेकिन भाई, फिर से सोचो, क्या वाकई कोई बहन नहीं है? तुम क्या सोचती हो, मैं अनाथ हूँ, मेरी छोटी बहन कहाँ से आएगी? अर्जुन दास ने पुष्टि की। लेकिन वह वाकई तुमसे बहुत मिलती जुलती है। क्या मैं तुम्हारे साथ बड़ा हुआ हूँ? अर्जुन दास बोल ही रहा था कि उसे एक ऐसी महिला की आवाज़ सुनाई दी जो परिचित भी थी और अपरिचित भी। सुनो अर्जुन दास, जल्दी मेरे पास लौटा। मेरे जैसी बहन होने पर चुपके से मुस्कुरा। तुम्हारा घर अच्छा लगता है, इसलिए मैं यहीं रहूंगी। बहन, तुम कौन हो?
अर्जुन दास ने व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराते हुए कहा, अच्छे से सुनो, तुम्हारी बहन यशिका शर्मा है। अर्जुन दास अभी कुछ और कहना चाहता था, लेकिन फोन पहले ही कट चुका था। यशिका शर्मा। अर्जुन दास ने इस नाम को धीरे से दोहराया, सोचते हुए कि वह क्या सोच रहा है। फोन के दूसरी ओर अर्जुन दास के वसंत विहार में एक युवा महिला जैसी दिखने वाली लड़की ने गुस्से में फोन काट दिया। फिर उसने लापरवाही से फोन रिया कपूर की ओर उछाल दिया। तुम मेरे भाई की नौकरानी हो, जाओ मेरे लिए एक चीज सलाद बनाओ, मैं भूख से मर रही हूँ। रिया कपूर को यशिका शर्मा के नौकरानी कहने से बहुत गुस्सा आया। नौकरानी कौन है? मैं अर्जुन दास की छोटी बहन हूँ। तुम्हारा सरनेम क्या है? यशिका ने सिर झुकाकर पूछा। कपूर। तो क्या हुआ? तो क्या हुआ, मेरा सरनेम शर्मा है, तुम्हारा कपूर है, और तुम मुझसे पूछ रही हो कि क्या हुआ? भले ही तुम मेरे भाई की बहन हो, लेकिन तुम मुझसे छोटी हो और मैं बड़ी। तुम्हें मेरे लिए चीज सलाद बनाने में क्या दिक्कत है? तुम। रिया कपूर बहुत गुस्सा हो गई। अगर यह यशिका शर्मा अर्जुन दास से इतनी मिलती जुलती न होती तो वह पहले ही भड़क चुकी होती। ठीक है, बहस बंद करो, मैं चीज सलाद बनाती हूँ। ये सुमन मेहरा थी जिसने कहा। तुम कौन हो? यशिका शर्मा ने सुमन मेहरा की ओर देखकर पूछा। सुमन मेहरा का चेहरा लाल हो गया, वह नहीं जानती थी कि जवाब कैसे देना है। वह अर्जुन दास की गर्लफ्रेंड है। रिया कपूर ने कहा। ओह, तुम ठीक ठाक हो, मुझसे आधी खूबसूरत। लेकिन अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें स्वीकार करूं, तो ये तुम्हारे प्रदर्शन पर निर्भर करता है। यशिका शर्मा ने कहा। तुम मिस सुमन मेहरा से आधी खूबसूरत भी नहीं हो। रिया कपूर ने मुंह बनाकर कहा। फिर भी तुमसे ज्यादा खूबसूरत हूं। तुम्हारी जैसी लड़की से बहस नहीं करनी। तुम किसे लड़की कह रही हो? जो जवाब दे उसे। सुमन मेहरा ने दोनों को बहस करते देखा और उन्हें समझाना चाहा, लेकिन दोनों की बोलने और सोचने की गति इतनी तेज थी कि वह वास्तव में ज्यादा मदद नहीं कर सकी। ये देखा जा सकता है कि दोनों के लगातार बहस करने का कारण केवल ये था कि वे असली छोटी बहन का खिताब हासिल करना चाहती थीं। एक अर्जुन दास की धर्मबहन थी और दूसरी अर्जुन दास की सगी बहन। ठीक है, आराम करो। सुमन मेहरा एक प्लेट सलाद लेकर आए। सलाद को देखकर दोनों ने लार निगल ली। ये देखा जा सकता था कि बहस करने वालों के गले धुआं निकल रहा था। यशिका शर्मा ने फल सलाद की एक प्लेट अपनी बाहों में छीन ली और रिया कपूर से कहा, तुमने कहा तुम छोटी हो, इसलिए मैं सामान्य लोगों से हिसाब नहीं करती। रिया कपूर इतनी गुस्से में थी कि उसके दांत खुजलाने लगे और उसने कहा, छोटी लड़की ही है, मैं तुमसे हिसाब नहीं करती। ये कहकर रिया कपूर गुस्से में चली गई। तुम ठीक हो, इसलिए मैं तुम्हें अपनी भाभी के रूप में मुश्किल से स्वीकार कर सकती हूँ। यशिका शर्मा ने सुमन मेहरा से यह कहकर प्लेट पर फल सलाद खाना शुरू कर दिया, जैसे वह एक छोटी चुड़ैल हो। सुमन मेहरा मुस्कुराई, कुछ नहीं बोली, लेकिन यशिका शर्मा को ध्यान से देखने लगी। जितना अधिक वह देखती थी, उतना ही वह यशिका शर्मा के दावे से सहमत होती थी कि वह अर्जुन दास की छोटी बहन है। इसका कारण ये था कि दोनों की बाहों में बहुत समानता थी। 3 दिन बाद दोपहर में अर्जुन दास गोविंद पाटिल के घर खाना खाने के बाद झपकी ले रहा था। अचानक विक्रम मल्होत्रा अर्जुन दास के आराम कक्ष में घुस आए और चिल्लाए, अर्जुन दास, यह एक खजाना पर्वत है। अर्जुन दास ने आलस में आंखें खोलीं और देखा कि उत्साहित विक्रम मल्होत्रा के हाथ में कुछ रिपोर्ट कार्ड थे। क्या हुआ विक्रम? अर्जुन दास ने पूछा। खुद देखो। विक्रम मल्होत्रा ने रिपोर्ट कार्ड अर्जुन दास को सौंप दिया। अर्जुन दास ने परिणाम लेने के बाद उसे लंबे समय तक देखा और कुछ ऐसा कहा जिससे विक्रम मल्होत्रा को उल्टी हो गई। ये सेलेनियम तत्व मानक से 50 गुना अधिक है, तुम इतनी उत्साहित क्यों हो? विक्रम मल्होत्रा वहां ठिठक गई। जब उसने पहली बार रिपोर्ट की सामग्री देखी थी, वह हैरान रह गई थी। उसने सोचा था कि अर्जुन दास को परिणाम पता था और उसने उसे नमूना जांच के लिए व्यवस्था करने भेजा था। लेकिन जब अर्जुन दास ने मुंह खोला तो विक्रम मल्होत्रा को पछतावा हुआ। अर्जुन दास को कुछ भी नहीं पता था और वह समझता भी नहीं था। कौन सा सेलेनियम तत्व मानक से अधिक है? बॉस, क्या तुमने सेलेनियम समृद्ध भूमि के बारे में सुना है? विक्रम मल्होत्रा ने बेसब्री से कहा। मैंने कभी नहीं सुना, अर्जुन दास ने ईमानदारी से जवाब दिया। विक्रम मल्होत्रा ने गहरी सांस ली, अपनी उत्तेजना को शांत किया और कहा, सेलेनियम जानवरों के लिए एक आवश्यक पोषक तत्व है और पौधों के लिए एक लाभकारी पोषक तत्व है। और फिर? अर्जुन दास ने आंखें झपकाते हुए कहा, तुम बाद में इंटरनेट पर खुद देख सकते हो। संक्षेप में, सेलेनियम एक खजाना है और सेलेनियम समृद्ध भूमि एक खजाना है। पिछले साल यशोधन प्रदेश ने लोंगयांग झील में एक सेलेनियम समृद्ध रिजॉर्ट बनाया जिसका उत्पादन मूल्य 760 अरब से अधिक था। और लोंगयांग झील की सेलेनियम समृद्ध भूमि का क्षेत्र केवल 7000 एकड़ है और सेलेनियम सामग्री सामान्य क्षेत्रों की तुलना में केवल 10 गुना है। विक्रम मल्होत्रा ने उत्साह से कहा। और फिर क्या? अर्जुन दास ने अविश्वास में पूछा। बॉस, क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? सिर्फ 7000 एकड़ की 10 गुना सेलेनियम समृद्ध भूमि की कीमत 760 अरब है।
तुम्हें नहीं पता कि कितने हजारों एकड़ कीमती भूमि है और सबसे बाहरी क्षेत्र में सेलेनियम समृद्ध सामग्री आश्चर्यजनक रूप से 50 गुना तक पहुंच गई है और तुम मुझसे पूछ रहे हो कि क्या करना है। विक्रम मल्होत्रा ने गुस्से में कहा, बॉस, ये वह लय है जिसमें तुम्हें अमीर बनना है। मुझे पैसे की कमी नहीं है, मैं बस लातूर जिले के लोगों को उनके जीवन स्तर में सुधार करने में मदद करना चाहता हूँ। अर्जुन दास ने सिर उठाकर सभी प्राणियों के लिए दया का भाव दिखाया। विक्रम मल्होत्रा ने कहा, बॉस, अगर मुझे तुम्हें नहीं जानता होता तो मैं वास्तव में तुमसे प्रभावित हो जाता। खांसी। अर्जुन दास विक्रम मल्होत्रा के शब्दों से अपनी मूल स्थिति में वापस आ गया। जब विक्रम मल्होत्रा उत्साहपूर्वक अपनी टीम के साथ विकास रणनीति तैयार करने गई तो अर्जुन दास ने भी अपने मोबाइल पर सेलेनियम समृद्ध भूमि के बारे में लापरवाही से जांच की। उसने देखा कि जितना अधिक वह देखता गया उतना ही उत्साहित होता गया। ये सेलेनियम तत्व न केवल कैंसर से लड़ सकता है, उम्र बढ़ने को रोक सकता है, आंखों की रक्षा कर सकता है, यकृत की रक्षा कर सकता है, गुर्दे की रक्षा कर सकता है आदि। ये वास्तव में विक्रम मल्होत्रा के कहे अनुसार एक खजाना था। उसी दिन दोपहर में विक्रम मल्होत्रा और उनकी टीम ने लातूर जिले के बाद के विकास सहित एक योजना दस्तावेज तैयार किया। अगले दिन सुबह सुबह अर्जुन दास, विक्रम मल्होत्रा और अन्य लोग सीधे लातूर जिला परिषद गए। लातूर जिला सरकार ने अर्जुन दास और अन्य लोगों के आगमन को बहुत महत्व दिया। चेतन झा ने व्यक्तिगत रूप से स्वागत किया। उनके साथ 3 उपजिलाधिकारी और नवनियुक्त जिलाधिकारी थे। बैठक कक्ष में विक्रम मल्होत्रा ने चेतन झा और अन्य लोगों को लातूर जिले की भविष्य की योजना दिशा स्पष्ट रूप से समझाई। इसके बाद अर्जुन दास ने निष्कर्ष निकाला, ये रिपोर्ट 3 बिंदुओं पर केंद्रित है। पहला बिंदु परिवहन है। हमारा इच्छा समूह 7 प्रथम श्रेणी सड़क नेटवर्क और चंद्रपुर हवाई अड्डे तक सीधे जाने वाली एक विशेष राजमार्ग के निर्माण के लिए धन देगा। दूसरा, ग्रामीण क्षेत्रों में सेलेनियम समृद्ध सब्जियों की खेती को जोरदार ढंग से विकसित करना। इस क्षेत्र में किसानों को केवल रोपण करना होगा और हमारा इच्छा समूह बाद में बिक्री के सवालों का ध्यान रखेगा। तीसरा, हमारा इच्छा समूह इच्छा पर्वत में एक स्वास्थ्य रिजॉर्ट बनाएगा। ओह, वैसे इच्छा पर्वत लातूर जिले में इस अनाम पर्वत श्रृंखला में है। बाद में ये शहरी निवासियों के व्युत्पन्न उद्योगों को बढ़ावा दे सकता है। श्रीमान यश, इस योजना में हमारी सरकार को क्या करना है? आपकी योजना ने पूरी तरह से हमारी जिला सरकार को बाहर रखा है, नए जिलाधिकारी जोरावर सिंह ने कहा। जैसे ही नए जिलाधिकारी ने बात की, चेतन झा और 3 उपजिलाधिकारियों ने अनजाने में भौहें सिकोड़ लीं। जिलाधिकारी ने अभी पद संभाला था और वह वास्तव में राजनीतिक उपलब्धियां चाहता था। ओह, मुझे नहीं पता कि जिलाधिकारी जोरावर का क्या मतलब है, विक्रम मल्होत्रा ने शांति से कहा। सड़क की योजना विशेष रूप से सरकार द्वारा नियोजित और नेतृत्व की जाएगी और बोली मॉडल अपनाया जाएगा। सेलेनियम समृद्ध सब्जियों की खेती को भी सरकार द्वारा एकीकृत रूप से नियोजित और अनुसरण किया जाना चाहिए। पारिस्थितिक रिजॉर्ट का निर्माण भी सरकार की योजना के तहत व्यवस्थित रूप से किया जाना चाहिए, जिलाधिकारी जोरावर ने दृढ़ता से कहा। सचिव चेतन, क्या आपका भी यही मतलब है? अर्जुन दास ने पूछा। इस क्षण चेतन झा वास्तव में अपनी मां को गाली देना चाहते थे। नए जोरावर जिलाधिकारी अपनी शक्ति दिखाना चाहते थे। जब से उन्होंने पद संभाला, उन्होंने कुछ ऐसी चीजें की जो पूरी तरह से उन्हें, जिले के शीर्ष नेता को, नजरअंदाज करती थीं। मेरा मतलब वही है जो सचिव चेतन का है, जिलाधिकारी जोरावर ने सीधे कहा। ओह, अगर ऐसा है तो मुझे लगता है कि हमने अपनी हद पार कर दी है। अर्जुन दास ने बोलने के बाद उठकर बाहर चले गए, जबकि विक्रम मल्होत्रा और अन्य लोग भी अर्जुन दास के सामने चले गए। वास्तव में अत्यंत घमंडी। अर्जुन दास के जाने के बाद जिलाधिकारी जोरावर ने मेज पर थपथपाकर कहा, मुझे नहीं पता जिलाधिकारी जोरावर, आपकी अगली योजना क्या है? ये चेतन झा थे जिन्होंने आखिरकार बोला। बेशक, जैसा मैंने ऊपर कहा, हमारी जिला सरकार ने सड़क निर्माण के लिए धन देकर बोली लगाए, रिजॉर्ट क्षेत्र बनाएं और सेलेनियम समृद्ध सब्जी की खेती विकसित करें। जिलाधिकारी जोरावर ने अर्जुन दास की पिछली सोच को दोहराया। तो मुझे नहीं पता जिलाधिकारी जोरावर, सड़क निर्माण का पैसा कहाँ से आएगा? वित्त प्रभारी एक उप जिलाधिकारी ने कहा। क्या 1000 अरब क्रेडिट नहीं है? 1000 अरब जिले में अनाम पहाड़ों की बिक्री से प्राप्त आय है। इसे भूमि विभाग की आय माना जाता है और भूमि विभाग यशोधन प्रदेश के प्रत्यक्ष नेतृत्व में है, इसलिए यह पैसा प्रदेश ने ले लिया और हमारे जिले को केवल 2000 मिलियन बचे। क्या केवल 2000 मिलियन? जिलाधिकारी जोरावर ने चिल्लाकर कहा। तो चलो ग्रामीण क्षेत्रों में सेलेनियम समृद्ध सब्जी उद्योग के निर्माण पर ध्यान दें। जोरावर जिलाधिकारी, हमारे जिले को सेलेनियम समृद्ध सब्जियां उगाने का कोई अनुभव नहीं है, इस समस्या का समाधान कैसे करना चाहिए? एक अन्य उपजिलाधिकारी ने पूछा। प्रौद्योगिकी कोई समस्या नहीं है, मैं कोई रास्ता ढूंढ लूंगा, जिलाधिकारी जोरावर ने कहा। सेलेनियम समृद्ध भूमि का क्या?
किसानों की खेती की भूमि की सेलेनियम समृद्ध सामग्री केवल सामान्य स्तर तक पहुंच सकती है। सेलेनियम समृद्ध सब्जियों की खेती के लिए, जैसा कि अभी इच्छा समूह ने कहा, वे पहाड़ों के किनारे की सेलेनियम समृद्ध भूमि संसाधनों को मुफ्त में दान करते हैं ताकि किसान सेलेनियम समृद्ध सब्जियां उगा सकें। तो इच्छा समूह को वह भूमि छोड़ देनी चाहिए। जिलाधिकारी जोरावर ने कहा, तो उन्हें वह भूमि क्यों छोड़नी चाहिए? चेतन झा ने कहा, सरकार और वे इसे छोड़ दें, क्या वे नहीं छोड़ सकते? बकवास। ये चेतन झा थे जिन्होंने अचानक मेज पर थपथपाकर कहा, क्या तुम्हें नहीं पता कि इतने सालों में जिले में क्या हुआ है? भले ही तुमने अन्य जिलों में काम किया हो, तुमने सुना होगा। इतने सालों बाद आखिरकार एक बड़ा समूह निवेश करने आया और ये लातूर जिले के वास्तविक विकास के लिए निवेश था। आज लोग पूरी ईमानदारी के साथ आए, सारा धन दे दिया और कोई अत्यधिक मांग नहीं की। तुम वास्तव में अपनी राजनीतिक उपलब्धियों के लिए लातूर जिले के लोगों की इतने सालों की प्रतीक्षा की उम्मीद को नष्ट करना चाहते हो? क्या तुम इसे वहन कर सकते हो? चेतन झा आखिरकार भड़क गए। इस समय जिलाधिकारी जोरावर कुछ हताश थे। मैं उच्च अधिकारियों से तुम्हें लातूर जिले से स्थानांतरित करने के लिए आवेदन करूंगा। चेतन झा ने एक और कठोर बात कही, मैं सहमत हूं। समर्थन। अब जिलाधिकारी जोरावर वास्तव में घबरा गए। जिला पार्टी समिति के सचिव और 3 उप जिलाधिकारियों ने उन्हें लातूर जिले से निकालने के लिए सहमति दी। जैसे ही अर्जुन दास और उनका समूह गाड़ी में चढ़ने वाले थे, चेतन झा और 3 जिलाधिकारियों ने अर्जुन दास और अन्य लोगों को रोक लिया। श्रीमान यश, अभी कुछ गलतफहमियां हो सकती थीं। हमारी लातूर जिला सरकार के सभी कर्मचारी इच्छा समूह की परियोजना का पूर्ण समर्थन करेंगे। चेतन झा ने ईमानदारी से कहा। अर्जुन दास देख सकता था कि उसके सामने मौजूद 4 लोग वास्तव में लातूर जिले को विकसित करना चाहते थे। लातूर जिले में आप लोगों के साथ ये पीछे नहीं रहेगा, अर्जुन दास ने कहा। इस तरह हालांकि कुछ उतार चढ़ाव आए, लेकिन जिला सरकार के साथ संवाद करने के बाद मामला आखिरकार लागू हो गया। अर्जुन दास को चीजों को टालना कभी पसंद नहीं था। उस समय विक्रम मल्होत्रा और उनकी टीम को जिला सरकार के विभिन्न नेतृत्व समूहों के साथ सब कुछ लागू करने के लिए कहा गया। इस मामले को महत्व देने के लिए एक उपजिलाधिकारी कुणाल चतुर्वेदी उनके साथ थे। अगले दिन जोरावर सिंह, जो 10 दिन से भी कम समय तक पद पर रहे, निराश होकर चले गए। मूल 3 उपजिलाधिकारियों में से एक को जिलाधिकारी के पद पर स्थानांतरित कर दिया गया। बेशक विक्रम मल्होत्रा के नेटवर्क का कारण इसमें कम नहीं था। इस क्षण गोविंद पाटिल के घर में अर्जुन दास ने साधारण ढंग से सामान समेटा और जाने की तैयारी की। जगदीश जग्गू ठाकुर और उनकी पत्नी आए। बिछड़ना हमेशा दुखद होता है। अर्जुन दास लगभग 1 महीने तक यहाँ रह चुका था, उसे इसकी आदत हो गई थी। जब वह सबसे ज्यादा परेशान था, यहाँ उसे थोड़ी शांति और सुकून मिला था। अर्जुन, क्या तुम वाकई जा रहे हो? यहीं नहीं रुक सकते? गोविंद पाटिल ने कहा। मुझे वाकई जाना होगा, अर्जुन दास ने मुस्कुराते हुए कहा। भाई यश, मैं तुम्हारे साथ डेक्कन सिटी क्यों न चलूं, मेरे पास बहुत ताकत है। जगदीश ने कहा। हाँ, तुम यहीं रहो। विक्रम मल्होत्रा और उनके लोगों को तुम्हारी मदद की जरूरत है। इसके अलावा ये पहाड़ मैंने खरीदा है। अगर तुम इसे मेरे लिए नहीं देखोगे तो मुझे चिंता होगी। साथ ही तुम्हारे पास और भी काम है। कुछ जंगली जानवरों का मांस खरीदो और जब मैं वापस आऊं तो खाएं। समझ गया भाई यश, मैं इस पहाड़ की रक्षा करूंगा। जगदीश ने सिर हिलाया। तुम क्या रक्षा कर रहे हो? तुम्हें लड़ना चाहिए। मजाक कर रहा हूं, तुम बस मेरे लोगों का ख्याल रखो और उन्हें तंग न होने दो। जगदीश ने सिर हिलाया। छोटी बच्ची, क्या तुम अंकल के साथ डेक्कन सिटी पढ़ने जाना चाहती हो? अर्जुन दास ने पूछा। नहीं, मैं अपने माता पिता के साथ रहना चाहती हूँ। नित्या पाटिल ने सिर हिलाया। तो तुम्हें अच्छा बनना होगा। अंकल, चिंता मत करो, नित्या बहुत अच्छी है। बड़ी बहन, भाई गोविंद को याद दिलाना कि हर दिन पहाड़ पर जाकर एरोबिक व्यायाम करें। वैसे कुछ ताज़ा ओस इकट्ठा करके पिएं। वह पहाड़ एक खजाना पर्वत है जो सभी बीमारियों को ठीक कर सकता है। अर्जुन दास ने फूलवती पाटिल को बताया। समझ गई, मैं हर दिन ओस इकट्ठा करूंगी और कुछ तुम्हें डाक से भेजूंगी। तो धन्यवाद दीदी। इस तरह अर्जुन दास गाड़ी में बैठ गया और जाने वाला था, लेकिन पीछे मुड़कर देखा तो सभी लोग अभी भी वहां अनिच्छा से खड़े थे। ठीक है, सब वापस जाओ। यह कोई जिंदगी और मौत का मामला नहीं है। मेरे पास यहाँ इतनी बड़ी संपत्ति है, मैं कुछ भी न हो तो वापस आऊंगा। मैं अभी भी यहाँ लंबा जीवन जीना चाहता हूँ। अर्जुन दास ने ये कहा, जिससे बिछड़ने का दुख तुरंत कम हो गया। गाड़ी शुरू हुई और अर्जुन दास चला गया। अर्जुन दास पहले लातूर जिला छोड़ गया। विक्रम मल्होत्रा और उनकी टीम अभी भी यहाँ रहेंगी और जब यहाँ सब कुछ व्यवस्थित हो जाएगा तो विक्रम मल्होत्रा भी चली जाएंगी। लातूर जिले की चीजें इच्छा समूह द्वारा प्रबंधित की जाएंगी। आखिरकार नुडा के इच्छा समूह के महाप्रबंधक के लिए हमेशा लातूर जिले में जड़ें जमाए रखना संभव नहीं है। हालांकि विक्रम मल्होत्रा एक खजाना भूमि में रहना चाहती थीं,
लेकिन इच्छा समूह में अभी भी बहुत सारी चीजें हैं जिनका ध्यान रखने के लिए उन्हें इंतजार करना पड़ता है। अर्जुन दास ने मूल रूप से यहाँ लंबे समय तक रहने की योजना बनाई थी, लेकिन भागना हमेशा की बात नहीं है। सिया कपूर और सुमन मेहरा के मामले में हमेशा एक विकल्प चुनना पड़ता है। इसके अलावा एक अजीब सी बहन अचानक आ गई थी। अर्जुन दास के दिल में भी एक नया दृष्टिकोण था। इस समय डेक्कन सिटी ने वसंत उत्सव का बपतिस्मा लिया था और हर जगह जीवन शक्ति से भरा हुआ था। लोग भी उम्मीद करते थे कि इस नए साल में वे अपनी मेहनत से बेहतर विकास हासिल कर सकें। सूरज टावर के एक स्काई व्यू रूम में सिया कपूर नंगे पांव एक बड़े मुलायम बिस्तर पर लेटी हुई थी। एक हाथ में सेब खा रही थी और दूसरे हाथ से सामने की पत्रिका पलट रही थी। सिया कपूर, ये भी अच्छा है कि मैं एक औरत हूं, वरना मैं तुम पर कूद पड़ती। यशिका सेन हाथों को कूल्हों पर रखकर अंदर आई। सिया कपूर ने सिर घुमाकर यशिका सेन की ओर देखा और बहुत आकर्षक ढंग से कहा, तो आ जाओ। ये तुमने कहा। यशिका सेन ने दुष्टता से मुस्कुराया। जैसे ही शब्द खत्म हुए, यशिका सेन आगे कूदी, सिया कपूर को अपने नीचे दबाया और अपने हाथों से उसकी गुदगुदी जगहों को खरोंचने लगी। तुमने मुझे खरोंचने की हिम्मत की, देखो मैं तुम्हारा क्या करती हूँ। सिया कपूर ने भी जवाबी हमला किया। दोनों महिलाओं के बीच कामुक दृश्य कमरे में हुए। आखिरकार पर्याप्त मस्ती करने के बाद दोनों थककर बिस्तर पर लेट गईं और खिड़की के बाहर नीले आकाश और सफ़ेद बादलों को देखने लगीं। रिया, क्या तुम और अर्जुन दास बस ऐसे ही ठंडी जंग जारी रखोगी? यशिका सेन ने पूछा। मुझे नहीं पता। सिया कपूर का दिल बहुत जटिल था। हालांकि वह मनोरंजन उद्योग में थी, उसके दिल में हमेशा एक खूबसूरत प्यार की लालसा थी। अर्जुन दास की उपस्थिति ने उसके दिल को छू लिया था, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसने उसे बहुत परेशान किया। तुमने मुझे जो बताया उसके अनुसार अर्जुन दास ने कुछ नहीं किया, बस गले लगाया था। हमारी शूटिंग अलग है, या इससे भी बदतर। यशिका सेन अर्जुन दास के लिए अटल थी। क्या उसने तुम्हें ये स्काई व्यू रूम नहीं दिया, इसलिए तुम हर दिन उसके लिए बोलती हो? सिया कपूर ने असंतुष्ट होकर कहा। यशिका सेन कुछ असहाय थी और बोली, बहन, मैं तुम्हारे भले के लिए ऐसा कर रही हूँ। देखो, वह अमीर और कम प्रोफाइल है और अपने कामों में उदार है। और तुमने मुझे पिछले बार जो बताया जब तुम्हारा अपहरण हुआ था, तब भी उसकी दबंग उपस्थिति थी जिसने तुम्हें बचाया। हालांकि मैं वहां नहीं थी, लेकिन उस दृश्य के बारे में सोचकर ही मैं उत्साहित हो जाती हूँ। यशिका सेन जितना बोलती गई उतनी ही उत्साहित होती गई। मैं तुम्हें अपनी सबसे अच्छी दोस्त मानती हूँ, इसलिए मैं वास्तव में तुम्हें सलाह देती हूँ, दूसरों को छोड़ दो ताकि तुम दोनों अलग न हो सको, ताकि तुम चुपके से घुस सको। सच कहूँ, मैं अभी बहुत कोशिश कर रही हूँ कि खुद को रोक सकूँ। तुम्हारी हिम्मत। सिया कपूर ने अचानक तेजी से मुड़कर कहा। देखो, जल्दी में तुम बस दूसरों के साथ फर्क करो और इसे भूल जाओ। तुम हर दिन मुझ पर निर्भर रहने से क्या फ़ायदा? मैं अभी भी एक छोटा लड़का लाकर अपनी शारीरिक ज़रूरतों को पूरा करना चाहती हूँ। यशिका सेन का गुंडा स्वभाव पूरी तरह से उजागर हो गया। महिला गुंडा? सिया कपूर ने यशिका सेन पर थूक दिया। मुझे अभी पता चला कि मैं एक महिला गुंडा हूँ। बहुत देर हो चुकी है। ये कहने के बाद दोनों ने फिर से एक दौर की मस्ती की। ठीक है, अब देर हो रही है, तैयार हो जाओ, शाम के स्वागत समारोह में जाने का समय है। यशिका सेन ने कहा। मुझे इस तरह के स्वागत समारोह से वाकई थकान हो रही है। सिया कपूर ने असंतुष्ट होकर कहा। डेक्कन सिटी एक समृद्ध आर्थिक केंद्र होने के साथ साथ मनोरंजन उद्योग का केंद्र भी है। हर साल उद्योग के कुछ बड़े लोग यहाँ विभिन्न नामों के निजी स्वागत समारोह आयोजित करते हैं। निमंत्रित लोग भी लोकप्रिय फिल्म सितारे होते हैं। इतने सालों में ये सितारों की स्थिति का प्रतीक बन गया है। बेशक यशिका सेन और सिया कपूर को भी निमंत्रण मिला था। भले ही सिया कपूर अत्यधिक अनिच्छुक थी, लेकिन इस शकल में उसे इस शकल के नियमों का पालन करना पड़ता था। जैसे ही रात हुई, लोगों ने दिन के छलावरण को उतार दिया और इस हलचल भरे शहर में अपनी खुद की राहत ढूंढने लगे। ताज पैलेस में एक आयोजन स्थल में मनोरंजन उद्योग में प्रसिद्ध बॉस हरीश योगी एक निजी कमरे में एक युवक के साथ बात कर रहे थे। फारू, पार्टी शुरू होने वाली है। आज के लिए बस इतना ही। मैं तुम्हें बाद में सभी से मिलवाऊंगा, लेकिन तुम्हें आज रात जरूर मजे करने होंगे। हरीश योगी इस युवक के प्रति बहुत उत्साही लग रहे थे। बेशक, आज रात इतनी सारी सुंदरियां हैं। फारू नामक युवक बहुत हल्का फुल्का लग रहा था। फारू कुरैशी को देखकर हरीश योगी ने भौहें सिकोड़ लीं, सोचते हुए कि क्या इस युवक को आज रात निमंत्रण देना गलती थी। लेकिन उनके सामने एक बड़ा व्यवसाय था जिसके लिए इस युवक के परिवार की मदद चाहिए थी, इसलिए उनके पास इस विधि से दूसरों का पक्ष लेने के अलावा कोई चारा नहीं था। पार्टी शुरू हुई और दर्जनों लोकप्रिय पुरुष और महिला सितारे एक साथ इकट्ठा हुए। इसमें कोई खास चमक नहीं थी, ये बस नाचना, पीना, कुछ शब्दों का आदान प्रदान करना और रिश्तों को बनाए रखना था। शायद अगले साल की रचनाएं और समर्थन यहीं तय हो जाएंगे। इस समय फारू कुरैशी हरीश योगी के परिचय के माध्यम से इन सितारों
के शकल में पूरी तरह से शामिल हो चुके थे। फारूक कुरैशी का पूरा नाम फरहान कुरैशी था और वह उत्तर में एक धनी परिवार का इकलौता बेटा था। उसका दूसरा चाचा उत्तरी सैन्य क्षेत्र का उपकमांडर था और उत्तर में बहुत शक्तिशाली था, और फरहान कुरैशी उत्तर में एक प्रसिद्ध दबंग था। अपने परिवार की शक्ति पर भरोसा करते हुए वह कहा जा सकता था कि कानूनविहीन था। लेकिन उत्तर का अंतर्देशीय अर्थतंत्र दक्षिण के तटीय अर्थतंत्र से अलग था, और वे जिन मनोरंजन शकल से संपर्क कर सकते थे वे सभी तृतीय श्रेणी के सितारे थे। और फरहान कुरैशी को खूबसूरत सितारों के लिए विशेष लगाव था, इसलिए हरीश योगी ने उनकी पसंद को ध्यान में रखकर फरहान कुरैशी को इस पार्टी में लाया था। फरहान कुरैशी युवा और अमीर था और उसका परिवार शक्तिशाली था, इसलिए कुछ सितारे अनजाने में उनके साथ बातचीत करने के लिए आगे बढ़े, खासकर कुछ महिला सितारे वहां झुंड में आए। फरहान कुरैशी मौजूदा स्थिति से बहुत संतुष्ट था। इस समय उसने चुपके से एक निश्चित अभिनेत्री के कूल्हों को चिकोटी काटी और गंदे ढंग से कहा, मिस जारा की गांड इतनी लचीली है। छेड़ी गई अभिनेत्री को बिल्कुल परवाह नहीं थी और उसने एक आकर्षक आवाज निकाली, श्रीमान फरहान वाकई बहुत शरारती हैं। हाँ, तुमने अभी तक नहीं देखा कि मैं कितना शरारती हूँ, फरहान कुरैशी ने कहा, फिर से मौका लेते हुए। जैसे ही फरहान कुरैशी और अभिनेत्री के बीच गर्मागर्म बातचीत चल रही थी, नृत्य शुरू हुआ। पुरुष और महिलाएं दोनों डांस फ्लोर पर एक साथ नृत्य करने गए। लेकिन इस क्षण सिया कपूर और यशिका सेन कोने में बैठी थीं, आसपास की भीड़ को देख रही थीं कि वे कैसे हंगामा कर रहे हैं। मुझे पता था कि तुम्हारे साथ आने का यही नतीजा होगा, यशिका सेन ने असंतुष्ट होकर कहा। यशिका सेन का व्यक्तित्व सिया कपूर के पूरी तरह से विपरीत था, एक उत्साही और बेचैन थी, दूसरी ठंडी और स्थिर थी, थोड़ा उदासीन। अगर तुम जाना चाहती हो तो जाओ, मैं अकेले ठीक हूँ, सिया कपूर ने कहा। जैसे ही सिया कपूर ने बोलना खत्म किया, एक अभिनेता आगे आया और यशिका सेन को एक साथ नृत्य करने के लिए आमंत्रित किया। यशिका सेन ने सिया कपूर की ओर देखा और अभिनेता के साथ नृत्य करने चली गई। और इस क्षण जब फरहान कुरैशी एक अस्पष्ट कोने में उस अभिनेत्री से थक गया था, फरहान कुरैशी ने अकेले बैठी सिया कपूर को देखा। सिया कपूर का उत्कृष्ट चेहरा और ठंडा रवैया तुरंत फरहान कुरैशी की आत्मा को ले गया। वह कौन है? फरहान कुरैशी ने पूछा। वह सिया कपूर, एक प्रसिद्ध संत, अभिनेत्री ने खट्टेपन से कहा। ये सुनकर फरहान कुरैशी सिया कपूर के पास गया और बोला, मिस सिया, क्या आप मेरे साथ एक नृत्य करेंगी? सिया कपूर ने फरहान कुरैशी की ओर देखा और हल्के से कहा, क्षमा करें, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। वास्तव में सिया कपूर ने पहले ही फरहान कुरैशी और अभिनेत्री की छाया में छोटी छोटी हरकतें देख ली थीं, इसलिए इस मुलाकात को ठुकराना स्वाभाविक था। और भले ही उसने फरहान कुरैशी को अभिनेत्री के साथ नहीं देखा होता, वह फिर भी फरहान कुरैशी के अनुरोध को ठुकरा देती। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा तो कोई बात नहीं, फिर मैं मिस सिया के साथ एक ड्रिंक लूंगा। फरहान कुरैशी ने मौका लेते हुए सिया कपूर के बगल में बैठ गया। मैं शराब नहीं पी सकती, सिया कपूर ने हल्के से कहा। इस समय फरहान कुरैशी ने अभी मुंह नहीं खोला था, लेकिन फरहान कुरैशी के साथ आए अभिनेत्री बोली, सिया कपूर, श्रीमान फरहान आपके साथ शराब पीने की मेहरबानी कर रहे हैं, आप इतना अपमान क्यों कर रही हैं? इस समय फरहान कुरैशी ने एक गिलास रेड वाइन उठाया और सिया कपूर को शांति से देखा। वह कौन है? मुझे उसका सम्मान क्यों करना चाहिए? सिया कपूर ने अभिनेत्री की ओर पलटकर जवाब दिया। तुम? अभिनेत्री अवाक रह गई। वह केवल एक द्वितीय श्रेणी की सितारा थी और इस बार उसने इस पार्टी में भाग लेने के लिए बहुत सारे संबंधों का उपयोग किया था, ताकि वह यहां ऊंची उड़ान भर सके और अपने भविष्य के करियर में मदद ले सके। और उसने फरहान कुरैशी को लॉक किया था, जो बहुत पृष्ठभूमि वाला लगता था, एक धनी परिवार का बेटा जो हरीश योगी के साथ व्यक्तिगत रूप से था। वह फरहान कुरैशी के सामने दिखावा करना चाहती थी, लेकिन सिया कपूर की ताकत ने उसे तुरंत हरा दिया। सिया, तुम क्या कह रही हो? श्रीमान फरहान से माफी मांगो। इस समय उद्योग में एक अच्छी योग्यता वाली अभिनेत्री जरीना शेख आए और सिया कपूर से बोली। जरीना दी, आपका क्या मतलब है? सिया कपूर ने अभिनेत्री से पूछा। मैं भी तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ, श्रीमान फरहान से माफी मांगो। वास्तव में जरीना शेख का मूल इरादा भी सिया कपूर के भले के लिए था। वह इतने सालों से मनोरंजन उद्योग में थी और उसकी नज़र अच्छी थी। उनके सामने ये युवक हरीश योगी के साथ आया था। ये देखा जा सकता था कि हरीश योगी उसकी बहुत परवाह करते थे। वह अभी डांस फ्लोर से आई थी और यहाँ की स्थिति देखकर वह बोल पड़ी। अगर कोई और होता तो वह फरहान कुरैशी से माफ़ी मांग लेता और उसके साथ कुछ गिलास शराब पी लेता और मामला खत्म हो जाता। लेकिन सिया कपूर कोई और नहीं थी, उसके पास अपनी अपनी जिद थी। इस क्षण तीनों के बीच गतिरोध था और हरीश योगी, जो समय समय पर फरहान कुरैशी को देख रहे थे, ने दूर में तीन लोगों की अजीबता देखी। फिर वह आगे बढ़ा और पूछा, फारूक, क्या तुम मज़े कर रहे हो? फरहान कुरैशी ने हरीश योगी की ओर देखा और एक गरीब लड़के का रवैया पूरी तरह से उजागर हुआ।
मैं खुश नहीं हूँ, मुझे नहीं पता था कि हरीश योगी ने जिसे न्योता दिया वह मेरे साथ इतना अपमानजनक होगा। हरीश योगी एक पल के लिए हैरान रह गए, लेकिन जब उन्होंने बर्फ की तरह ठंडी सिया कपूर को देखा तो उन्हें थोड़ा समझ आया। रिया, मैं तुम्हें पहले परिचय देना भूल गया। यह उत्तर ऊर्जा ग्रुप से फरहान कुरैशी हैं, लेकिन वह एक प्रसिद्ध युवा उद्यमी हैं। हरीश योगी ने सिया कपूर से बोलने के बाद फरहान कुरैशी से कहा, फारूक आओ और रिया के साथ एक ड्रिंक लो। फरहान कुरैशी ने हरीश योगी को कुछ सम्मान देने के लिए अपना गिलास उठाया, लेकिन सिया कपूर ने अभी भी अपना गिलास नहीं उठाया। हरीश जी, मुझे वाकई खेद है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा और मैं शराब नहीं पी सकती। सिया कपूर का गुस्सा भी अब आ गया था। हरीश योगी इस समय वहां ठिठक गए और फरहान कुरैशी की आंखों में भी इस समय एक कठोर नज़र थी। सिया कपूर, तुम अपने आप को क्या समझती हो? तुम हरीश जी को भी सम्मान नहीं देती। मैं वाकई तुम्हें एक संत समझती थी। ये वह अभिनेत्री थी जिसे शुरू में सिया कपूर ने जवाब दिया था। लेकिन इस क्षण हरीश योगी ने अभिनेत्री को नहीं रोका। ये देखा जा सकता था कि हरीश योगी भी इस समय सिया कपूर के रवैये से नाराज थे। वास्तव में इतने सालों से सिया कपूर जो इस तरह की थी, पहले दूसरों के साथ सिर झुकाकर शराब पी लेती थी, लेकिन अर्जुन दास को जानने के बाद वह पहले से अलग हो गई थी और काम करने में और सख्त हो गई थी। ऐसा लगता था कि उसके दिल में एक अदृश्य पिन थी जो उसे पहले नहीं कहने का साहस देती थी। आज का कहानी का सफर यही समाप्त होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में नए कारनामों के साथ। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना न भूलें।